योगेंद्र सर, एक सवाल बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तमाम लोग ये कह रहे थे कि देखिए इस बार तो चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, लिहाजा पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, बड़े ऐलान हो सकते हैं, लोक लुभावन वादे हो सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं जैसा आपको भी लगता है। तभी लोग कह रहे हैं कि ये संतुलित बजट है। वित्त मंत्री ने एक बेहतर संतुलित बजट पेश किया है चुनाव को दरकिनार करते हुए। अनुराग भाई, कुछ ऐसा बन गया है कि प्रधानमंत्री ये करें तो मास्टर स्ट्रोक, उल्टा करें तब भी मास्टर स्ट्रोक। अगर किसानों को दे देते तो कहते कि मास्टर स्ट्रोक किसानों को दिया, अब तो चुनाव में जीतेगी जीतेगी। नहीं दिया तो कहेंगे बड़ा संतुलित बजट है। मैं पहले अभी आपको शुरू में मैंने कहा ना, वित्त मंत्री बहुत गुस्सा दिख रही थी आज किसानों से। मैं उसका आपको एक प्रमाण और दे देता हूं। जैसा मैंने बार बार कहा है, उनकी स्पीच में और आंकड़ों में कोई संबंध नहीं होता। आप ध्यान से सुनिए आंकड़ा जो मैं दे रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है। पिछले साल बजट का 4.26% कृषि और एलाइड एक्टिविटीज के लिए दिया गया था, 4.26%। इस बार कितना है? 3.84%। यानी कि कृषि का बजट कुल मिला के, इसमें सब शामिल है, सम्मान योजना और इसमें तिलहन, दलहन, ड्रोन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबको शामिल करके बजट 4.26% से घटा के 3.84 कर दिया है। और कोई ना ये ना सोचे कि ये बहुत डेसिमल का मामला है, क्योंकि ये जो 0.4% बजट कम किया गया है, ये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी है। तो निश्चित ही प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री किसानों से नाराज हैं, ग्रामीण इलाकों से नाराज हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे जैसे आंदोलनकारियों से नाराज है, अच्छा हमें जेल में डाल दीजिए। किसानों से बदला क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका कोई असर इन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं योगेंद्र सर आपको नजर आता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और सरकारें, राज्य और केंद्र सरकार लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में सफल रहे हैं कि वो तो हमेशा किसानों के हित का काम करते आ रहे हैं? ना ना ना, ये संदेश तो वो कोशिश भी नहीं करते। उनका संदेश बिल्कुल सब स्पष्ट है, आपने सुना नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? वो किसानों के लाभ का कोई संदेश नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं 80 और 20 का खेल है साहब। वो रोज क्या ट्वीट करते हैं? एक दिन मंदिर के बारे में ट्वीट करते हैं, दूसरे दिन दंगों के बारे में ट्वीट करते हैं, तीसरे दिन मुसलमानों ने ये किया उसके बारे में ट्वीट करते हैं। तो इन्हें बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव हिंदू मुसलमान करके लड़े जाते हैं, किसान विसान का कोई मामला नहीं है। भाड़ में जाएं किसान, हम हिंदू मुसलमान से चुनाव जीतेंगे, ये साफ कह रहे हैं। ये तो अपने मुंह से बोल रहे हैं। अब हम ना सुनना चाहें तो अलग बात है। ठीक है। अरविंद मायाराम सर, आपका पहला रिएक्शन बजट भाषण को लेकर? बजट में जितने भी मुद्दे हो सकते हैं उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ कहा गया है, तो सारे बॉक्सेस टिक हो गए। ये इसको तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन एक जो पहला मेरा रिएक्शन है वो ये है कि बजट बेसिकली हार्ड फिगर्स के ऊपर बेस्ड होता है। अनलाइक सर्वेज या प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें ये बहुत आंकड़े आने चाहिए। इसमें ज्यादातर जितनी भी बात कह गई है उनके अंदर कोई आंकड़ा उसके साथ जोड़ा नहीं गया है। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें एग्जैक्टली इसका क्या इम्पैक्ट है, इसमें बजट का क्या रोल होगा और उसका आउटकम क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप किसी भी चीज को उठा के देख लें, इसमें जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं, ई विद्या का अनाउंसमेंट है या क्षेत्रीय भाषाओं के लिए चैनल चलाने का है, इसमें कोई हमें नंबर्स नहीं दिखते। ये नहीं लगता कि हम कोई 30 लाख बच्चों को इसका फायदा पहुंचाने वाले हैं या 10 लाख का। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये इसका जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें हमने एक्चुअली अचीव क्या किया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो नंबर्स दिए गए हैं, इसमें सारा बजट जो है बेसिकली प्रेडिकेट करता है अपने आप को इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पीएम गति शक्ति और कई चीजें इसमें बात की गई है। लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम इफेक्टिवली इस साल 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, एज अगेंस्ट जो लास्ट ईयर का बीई था वो था 5.5 लाख करोड़ के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करने का था। अब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात तो कही गई है। पहली बात तो हमें ये मालूम नहीं पैसा आएगा कहां से। इसको हमें नंबर्स को देखना पड़ेगा। डाइवेस्टमेंट में कितना पैसा है वो मैं कंप्लीट नंबर्स अभी तक मैं नहीं देख पाया हूं, लेकिन उनको हमें जरूर देखना पड़ेगा।
ये बात हमको मान के चलनी चाहिए कि जो जीएसटी का जो कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है कि टैक्सेशन बहुत रोबस्ट है, इसके बारे में बात की जा रही है। जीएसटी का फाइनेंस मिनिस्टर ने जनवरी का फिगर भी दिया 1,40,000 करोड़ करीब का, जो उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के दिन से आज तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। ये दो चीज इसमें अगर कहते साथ में कहती फाइनेंस मिनिस्टर तो ये रियलिस्टिक होता। पहली बात तो ये कि पिछले 2 साल की पेंट अप डिमांड बहुत है। 130 करोड़ लोग अगर थोड़ा बहुत भी खर्चा करना शुरू करें तो इतना हमें इंक्रीज दिख जाएगा। लेकिन दूसरी बात और जो बड़ी बात है वो ये है कि पिछले कुछ महीनों से इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई रही है। आज की तारीख में भी जो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 13% के करीब है। तो ऑब्वियसली जब महंगाई बहुत बढ़ेगी तो उस पे जीएसटी तो आपको ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या हम साल भर ये मान के चलें कि महंगाई बहुत बढ़ी रहेगी, जिसकी वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा होगा ताकि हम उसको खर्च कर सकें? ये कोरिलेशन शायद बजट के अंदर नहीं किया गया है, लेकिन इसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। तीसरी चीज ये कि पास्ट रिकॉर्ड जो है खर्चे का सरकार का, वो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं इवोक करता है। पिछले साल का अगर आप नवंबर का कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की रिपोर्ट को देखेंगे तो जो इन्होंने 5.5 लाख करोड़ का बजट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, नवंबर तक केवल 49.9% ही वो खर्च कर पाए थे। पिछले वर्ष नवंबर तक। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने के अंदर उसमें से वो 50% बाकी कवर कर लेंगे, ये मुझे इसका डाउट लगता है। तो इसलिए 10,000 करोड़ में से एक्चुअल कितना इन्वेस्टमेंट होगा इसके बारे में भी एक क्वेश्चन मार्क है, जिसको पूरी तरह से हम जिसके प्रति आश्वस्त नहीं है। तो ब्रॉडली मैं ये कहूंगा, एक चीज मैं जरूर कहूंगा इसमें, विच आई थॉट शुड हैव बीन मेंशन्ड, जो फाइनेंस मिनिस्टर को उसको मेंशन भी करना चाहिए था और उसके बारे में कुछ कहना चाहिए था, वो है 2 ऐसे एलिफेंट्स इन द रूम इकोनॉमी को जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड गोइंग फॉरवर्ड उसका मुश्किल ज्यादा बढ़ेगी। पहला तो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो अब सड़क पर निकल कर आ गया है। हमने बिहार, यूपी के अंदर देखा है किस तरह से अब जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट से त्रस्त होकर सड़क पर भी उतरने लगे हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं की गई कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बड़ी है, इसलिए हम ये मेजर्स ले रहे हैं ताकि इस साल में एटलीस्ट एक्स नंबर ऑफ जॉब्स को हम क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। और दूसरा है इनइक्वालिटी के बारे में। ये जो 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर, ये बहुत क्लियरली शो कर कि ज्यादातर जो फैमिलीज हैं उनका 20 से 22% तक इनकम कम हुई है। करीब 24 करोड़ लोग गरीबी की सीमा के नीचे फिर चले गए हैं। बिल्कुल। और परसेंटेज जो है 2% के करीब लोग जो है उनकी डबल इनकम्स हो गई हैं। ये जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, और इसके बारे में ये ऑब्वियसली ये बात तो हम मान के चलेंगे कि ये 1 साल के अंदर कोई इनइक्वालिटी खत्म नहीं हो सकती, ना कम हो सकती है। लेकिन क्या कोई रोड मैप सरकार के पास है? क्या सरकार इसके बारे में चिंतित है? इसके बारे में भी कोई बजट के अंदर हमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। अरविंद सर, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आऊंगा सर आपके पास एक बार फिर। जो सवाल आपने खड़े किए उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन धीरेन्द्र सर, ये जो बजट है इसको मार्केट किस तरीके से ले रहा है? सर, सुबह हम देख रहे थे कि जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी, अब संभवतः वैसी स्थिति नहीं है। इंडस्ट्री के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से ये बजट कैसा आपको नजर आता है? मार्केट के लिहाज से ये बहुत ही न्यूट्रल सा बजट है। बाजार आजकल बहुत आसानी से खुशहाली में आ जाता है, और जो बाजार का स्तर हो गया जिसमें कि आप इसको पॉइंट में मत देखिए, अब इसको प्रतिशत में देखिए, और आधे प्रतिशत 1% का बढ़त या गिरावट कोई खास मायने नहीं रखता है जिस तरह का उतार चढ़ाव हम बाजार में देखते हैं। और बाजार में थोड़ी खुशहाली इस बात से है कि कुछ भी नेगेटिव बदलाव नहीं हुआ है। न टैक्स बढ़ा है, ना कोई किसी तरह का छेड़खानी किया गया है जिसके बारे में आप चिंतित हो। तो बाजार के खुशहाली का कारण यही है, और बाजार के खुशहाली का कारण यही है कि अगर ये ग्रोथ के बारे में जो उम्मीद की गई है अगर वो रहता है तो बाजार उससे खुश रहता है।
धीरेन्द्र सर, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का जोर यहाँ पर वित्त मंत्री ने दिया है अपने भाषण में, क्या इसका कुछ असर आने वाले वक्त में इंडस्ट्री पर, मार्केट पर आपको नजर आता है पॉजिटिवली? जी हाँ, उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये अभी डिटेल आना बाकी है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, क्या डिसइन्वेस्टमेंट अपना ट्रैक पे है, क्या ये जो महंगाई दर है ये सस्टेन होता है। तो ये एक तरह से इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ ये बहुत मीनिंगफुल नहीं होगा अगर इस बढ़ोतरी के बावजूद महंगाई दर से एडजस्ट करके अगर उसको देखा जाए तो हमारा रियल ग्रोथ क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि बाजार को काफी बड़ा कॉन्सोलेशन इसी बात से मिला है कि कोई छेड़खानी नहीं की गई है, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है। धीरेन्द्र सर, ज्यादातर लोगों के लिए हमारे मुल्क में जो बजट है उसका मतलब टैक्स से जुड़ा होता है। आपने डायरेक्ट टैक्स की बात तो की शुरुआत में ही। एक एनपीएस को लेकर सरकार ने ऐलान किया है 10% से बढ़ाकर 14% कंट्रीब्यूशन किया है। वहीं दूसरी तरफ आईटीआर में गलती सुधारने के लिए 2 साल का मौका यहां पर दिया है। क्या वाकई इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है या सिंबॉलिक है? नहीं, इससे तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सीधा फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी तक क्या था कि सरकार ने एनपीएस का प्रावधान इसलिए किया है कि आप पेंशन का इंतजाम आप खुद कर पाएं, और उसमें ये जो 10% की पाबंदी थी कि केवल आपके बेसिक सैलरी का 10% ही जो कंट्रीब्यूशन होता था एम्प्लॉयर का, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता था, केवल उतने को एग्जाम किया हुआ था। तो अभी अगर ये बढ़ करके 14% हो जाएगा तो एक तरह से आपकी आमदनी बढ़ रही है जिसपे कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये खासा फायदा है। मुझे बड़ी हैरानी है कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये उपलब्ध है। प्राइवेट सेक्टर को भी उपलब्ध है कि आपके बेसिक सैलरी का 10% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके अकाउंट में तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। वो एम्प्लॉयर के लिए वो खर्चा माना जाता है और एम्प्लॉय के लिए वो एक पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट, और वहां पे मुझे लगता है कि इसको इनकरेज करने की जरूरत है। अभी दोबारा से इसको कानून, इस नियम को देखना पड़ेगा कि इसकी बारीकियां क्या है। बड़ी हैरानी होगी कि क्योंकि वित्त मंत्री ने बड़े सफाई से बोला कि ये केवल स्टेट गवर्नमेंट पे लागू होता है। तो अगर ऐसा है तो बड़ी हैरानी की बात है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज जहाँ पे इनकरेज करना चाहिए वहां पे इसका प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन हरवीर सर, जो सवाल यहाँ पर अरविंद मायाराम सर ने खड़ा किया है, उन्होंने कहा कि रोजगार, महंगाई और असमानता, इसको एड्रेस नहीं किया गया है इस बजट में। क्या आपको भी ऐसा लगता है या कुछ चीजें एड्रेस हो पाई हैं? जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मैंने जिक्र किया, अगर पैसा सरकार खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो रोजगार भी बढ़ेगा। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अभी भी वो जीडीपी का 2.9% है जो उन्होंने बताया है जो अमाउंट, और वो होगा कितना खर्च अभी, जैसे अगर जो रिवाइज एस्टीमेट होंगे वो पिछले करंट फिस्कल का बताएंगे तो उसके ऊपर पूरा अमल कितना हो पाएगा, एक तो ये देखना पड़ेगा जी। दूसरे ये है कि रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से, क्योंकि अभी भी आपका फिस्कल डेफिसिट का जो लेवल है जो आपने रखा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सवाल है कि बेरोज़गारी का जो बड़ा इशू है उसमें एक चीज़ आप देखिए, बहुत बड़ा मसला यहाँ पर सरकारी नौकरियों का है। जो अनरेस्ट हमने देखा है बच्चों का जी, उसमें या तो सरकार जो उसके पास वैकेंट पोजीशंस हैं उनको फिल क्यों नहीं कर रही हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड जॉब जो है वो कई सारे अनऑर्गेनाइज्ड जॉब भी क्रिएट करता है। बिल्कुल। तो एक तो ये, दूसरे क्या है कि ये वाकई डिस्पैरिटी जो है, इनइक्वालिटी का एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ा है, कहीं कंसंट्रेट हो रहा है। हम पहले भी बजट के पहले भी ये बात कर रहे थे, एक बहुत छोटे तबके के पास जो वेल्थ है वो उसका ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और दूसरे लोग गरीब हो रहे हैं। ठीक है। तो उसका एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें। दूसरा है कि महंगाई के मामले पर वित्त मंत्री लगभग चुप रही हैं। तो ये जो 2 बड़े चैलेंज अभी इकोनॉमी के और सोसाइटी दोनों के हैं, ये इसको सिर्फ ये मत देखिए कि सिर्फ ये किसी फाइनेंशियल मसला है, ये ओवरऑल समाज का भी मसला है और सरकार का भी है और आम आदमी का भी है। इन दोनों पर ज़्यादा फोकस दिखना चाहिए था, लेकिन उनमें लगभग चुप्पी साधी गई है।